हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की चल रही है। तो पॉलिटी की यहाँ पे हमारी दो टॉपिक कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले कोऑपरेटिव्स हमने देखा, देन यहाँ पे राइट टू बी फॉरगॉटन। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के बारे में। बहुत ही अच्छी तरीके से ये आर्टिकल को डिस्कस करने वाले। देन यहाँ पे मॉडल टेनेंसी एक्ट देखेंगे 2021 की न्यूज़ में क्या क्यों है और इस कानून के तहत क्या क्या प्रोविज़न है, उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। तो आप लोग भी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, UPSC के अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड पता चलेगा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में क्या क्या होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की टॉपिक के साथ। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। रिसेंटली क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि न्यू रूल्स आ रही है 2022 का, जिससे कि जो कंप्लाइंस बर्डन होता है सिटीजन्स के ऊपर, अब उसको कम किया जाएगा। चलिए अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले हम लोग समझे तो कि ये कानून है क्या और इसके ये निकल के कैसे आया, इवोल्यूशन कैसे हुआ FCRA का। तो 1969 से 2020 तक की जर्नी हम लोग देखेंगे। 1969 में क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे कंसर्न लिया गया फॉरेन पावर इंटरफेरेंस का, कि फॉरेन जो आप देखो कि बाहर से जो भी पैसे वगैरह आते हैं, बाहर की जो भी पावर है, चाहे वो पैसे के टर्म में हो या फिर कोई कंपनी की यहाँ पे मोनोपोली की टर्म में हो, किसी भी तरीके से हो, तो उन सब की कोई भी इंटरफेरेंस हो रही है तो उन सबको यहाँ पे पार्लियामेंट को कंसर्न किया गया कि कुछ तो कानून होनी चाहिए जिसके बेसिस पर हम लोग काम कर सकें। देन यहाँ पे 1976 में यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 1976 निकल कर आया, जो कि उस समय इमरजेंसी का टाइम था, तो इमरजेंसी के समय ये कानून बनाया गया। 2010 में क्या हुआ कि फाइनली यहाँ पे FCRA 2010 आया, जिसमें कि जितने भी कानून थे उनको कंसोलिडेट किया गया। कौन से कानून कि जैसे फॉरेन फंड्स वगैरह होते हैं तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो उसको कंसोलिडेट किया गया। साथ ही यहाँ पे क्या क्या किस तरीके से यहाँ पे कोई अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी तरीके का आँच आ रहा है, कोई भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे रोकना है। फिर आप देखो कि 10 साल के बाद चल के यहाँ पे क्या हुआ कि इस कानून को अमेंड किया गया, और इसमें क्या हुआ कि कुछ टाइट यहाँ पे और भी ज़्यादा जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको टाइट किया गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो भी रेसिप्ट हो रहा है या फिर कैसे यहाँ पे फॉरेन फंड्स का बेसिकली आप देखो कि जो NGO वगैरह होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो वो जिस तरीके से फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनके इस्तेमाल करने के तरीके, और जैसे कि आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा करप्शंस हो रहा था, तो उन सबको रोकने के लिए यहाँ पे टाइट रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे 2020 में इसको अमेंड किया गया, लेकिन अब आगे चल के आप देखो कि आफ्टर कोविड यहाँ पे और भी न्यू रूल्स लाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अमेंड किया जा रहा है जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रूल्स 2011 का है। अब क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो 10 लाख रुपीज़ तक सेंड कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए हुए। तो ये चीज़ें रखी गई है 2011 की जो रूल्स थे उसको अमेंड करते हुए। अगर अमाउंट यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो जो इंडिविजुअल है उनको 3 मंथ्स का यहाँ पे 3 मंथ्स में उनको जो है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा 30 डेज़। पहले क्या था कि 30 डेज़ था, लेकिन अब क्या है कि 3 मंथ्स पहले ही उनको इन्फॉर्म करना होगा कि वो 10 लाख से ज़्यादा रुपीज़ जो है वो भेज रहे हैं। और जो एंटिटीज़ है यहाँ पे, जो कि जो कौन कौन से एंटिटीज़ होंगे जो कि ये मनी को रिसीव करेंगे, तो इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाते हैं जो भी हमारे देश में हैं। साथ ही लेजिस्लेचर के जो मेंबर है, MLA वगैरह है, तो वो भी यहाँ पे आते हैं। इलेक्शन में खड़े होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, जजेस है, जर्नलिस्ट है और मीडिया हाउसेस है, तो सबको यहाँ पे रखा गया है कि ये सारे एंटिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे फॉरेन फंड्स को रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे क्या था ना कि देखिए, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को पहले क्या था 2011 में कि इन सबको रोका गया था। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर मेंबर्स, इलेक्शन कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट, जजेस, जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस, इन सबको रोका गया था पहले कि वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है रिसीव नहीं करेंगे। बट अब क्या है कि इसको अमेंड किया जा रहा है 2011 के रूल्स, तो अब इस अमेंडमेंट में क्या है कि ये एंटिटीज़ जो है इसको रिसीव कर सकते हैं। अब क्या है कि जो टाइम लिमिट रखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का, तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा और प्रायर परमिशन लेना होगा इस FCRA के तहत कि वो फ़ंड रिसीव करना है। और ये फ़ंड रिसीव करने का जो यहाँ पे एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन जो दिया जाएगा, ये 15 डेज़ से बढ़ाकर अब यहाँ पे 45 डेज़ कर दिया गया है। पहले क्या था कि रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस था वो 15 डेज़ में ही आपका कंप्लीट हो जाता था, बट नाउ अब इट विल टेक अप टू 45 डेज़। ओके, साथ ही अगर सेपरेट नोटिफिकेशन देखें कि जो अलग से नोटिफिकेशन है, तो इसमें कंपाउंडेबल जो भी ऑफेंसेस होती है FCRA के तहत, तो उसको यहाँ पे आपका 12 बढ़ा दिया गया है। पहले 7 था, अब यहाँ पे 12 कर दिया गया है। ओके, तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है
इसमें उस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि आप देखो कि एक कॉग्निजेबल होते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं इसमें क्या होता है कि पुलिस को ये पावर होती है कि बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है कि उसमें उनको वारंट के बिना वो अरेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें देखा जाता है कि ये अपराध किस श्रेणी में आ रहा है, कितना हद तक जो है इसमें माफ़ करने लायक है। तो पहले ये 7 था, यानी कि 7 ऐसे ऑफेंसेस थे जिनको इंक्लूड किया गया था। अब इस लिस्ट को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे आपका 12 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आ चुके हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि यहाँ पे कंप्लेनेंट होते हैं और वो अग्री होते हैं कि जो भी चार्जेस उनके अगेंस्ट में लगाया गया है अब उसको वो वापस से ले सकते हैं। जैसे कोई आरोपी है, उनके ऊपर चार्जेस लगाया गया कि इन्होंने चोरी किया, डाका डाला, लेकिन अब क्या है कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, ये पता चल जाता है कि इन्होंने चोरी नहीं किया है, तो उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगता है वो वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तो पहले ऐसी 7 लिस्ट थी, लेकिन अब यहाँ पे 12 है और भी यहाँ पे ऑफेंसेस को बढ़ा दिया गया है। FCRA की बेसिकली हम लोग पर्पस और प्रोविज़न देख लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि डोनेशन, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि बाहर से जो कंपनीज़ होती है, दूसरे देशों की जो कंपनीज़ होती है, वो हमारे देश में जो NGO वगैरह है, NGO आप देखो कि डिफरेंट सब्जेक्ट पे काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। तो ऐसे जो भी NGOs है तो उनको यहाँ पे फ़ंड प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारे देश में जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि डोनेशन, ए काइंड ऑफ मनी जो कि दे देना, ऐसा मनी दे देना कि उसको वापस रिटर्न नहीं लेना है, या फिर डिलीवर करना, या फिर ट्रांसफ़र करना कोई भी फॉरेन सोर्सेज से, करेंसी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीज़ें। FCRA की बातें करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं और साथ ही साथ इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो जो IB है उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है अप्रूवल या रिजेक्शन में, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑर्डर जो यहाँ पे दिया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर को यहाँ पे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। मेजर प्रोविजंस अगर हम लोग देखें पोस्ट 2020 के बाद, तो अब क्या है कि पूरे देश में, यानी कि इंडिया में आप देखो कि एप्लीकेबल है, इंडियन सिटीजन जो बाहर रहते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है और सारे एसोसिएशन के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ग्रुप्स के ऊपर है और सारे NGOs पे ये एप्लीकेबल है, जो रूल्स अभी 2022 का हम लोग देख रहे हैं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि ये जो रिसिप्ट है फॉरेन फंड का, ये यहाँ पे प्रोहिबिट करता है उन सारे कैंडिडेट्स को जो कि इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, जर्नलिस्ट हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, मीडिया ब्रॉडकास्ट हो गए, पब्लिक सर्वेंट हो गए, जजेस है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये सबको यहाँ पे जो है प्रोहिबिट करता है। तो पहले ही इसको रोक लगाया गया था बट अब इसको अमेंड कर दिया गया है। साथ ही देखिए तो प्रायर परमिशन लेने की बात की जा रही है कि सरकार से यहाँ पे परमिशन लेना है कि अगर आप लोग कोई भी फॉरेन फंड से रिसीव करते हैं तो, और ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। और यहाँ पे एक मैंडेटरी रख दिया गया है कि अब आधार सबमिशन करना है हर एक ऑफिस को, ठीक है। साथ ही डेजिग्नेट यहाँ पे FCRA अकाउंट है, जैसे कि फॉरेन फंड अगर ले रहे हैं तो सरकार का कहना है कि सुनिए आप यहाँ पे SBI में अपना एक अकाउंट ओपन करा लीजिए और SBI ब्रांच में ही कोई भी फॉरेन जो फंड है वो यहाँ पे आपका आएगा। नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है इस अकाउंट में डिपॉजिट होगा, ठीक है। साथ ही अगर देखें तो वैलिडिटी FCRA की रजिस्ट्रेशन का जो है वो 5 साल का है, एक बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5 साल के लिए मुक्ति है। और NGO जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिन्यूएबल के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, और अगर रिन्यूएबल करानी है तो वो 6 मंथ्स के विदिन जो है, जब से उनका रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सपायर करने वाला है तब से वो यहाँ पे जो है उसी के विदिन वो रिन्यू करा सकते हैं। फ़ंड का जो इस्तेमाल करना है वो लिमिटेड है, यानी कि ये जो पर्पस है वो भी लिमिट किया गया है कि जो फॉरेन फंड आ रहा है तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 20% है। जितना भी फंड आ रहा है, पहले क्या था 50% यहाँ पे खर्च कर देना है, बट नाउ अब यहाँ पे 20% ही यहाँ पे आपका जो है फ़ंड को खर्च करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। कंपलसरी फिलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है, इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे फॉरेन फंड यहाँ पे ले रहे हैं तो उनको ITR फाइल करना ही है। और तो ये सारे यहाँ पे प्रोविज़न है। इंपॉर्टेंस देखिए कि FCRA का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ही आपको पता चल रहा है कि जो बाहर से डोनेशन आती है तो उसमें आप समझ सकते हो कि इसमें करप्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको सरकार जो है थोड़ा टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा, और यहाँ पर जो भी काम होगा ना वो एक सही तरीके से एक मैनर वे में यहाँ पर काम होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेंटेन रहेगा, डेवलपमेंट मेंटेन रहेगा। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रोटेक्शन है हमारे इंडियन सोसाइटी से और कल्चर से। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस जो है ना, ये ऑफन आप देखो कि सोशियो कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है।
तो अगर ऐसा हो कि इसको इस तरीके के पैसे को हम लोग जो है इस तरीके से यूज़ करें कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं ना, उनको एक दूसरे से झगड़ा करवा दे, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट में भड़का दे, तो ऐसा भी होता है। तो ये इंडियन डाइवर्सिटी और इंडियन सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसलिए यहाँ पे इसको भी देखता है कि हमारे जो सोसाइटी और कल्चर है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो डाइवर्सिटी को यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे जो है इस तरीके का कड़ा कानून लेकर आए। जैसे कि आप देखो, सरकार के द्वारा जो कंपेशन इंटरनेशनल था 2016 में, उसको बेयर्ड किया गया था फ्रॉम फंडिंग एनजीओ इन इंडिया, क्योंकि इसके ऊपर जो था ना एलिगेशन था कि वो रिलीजियस कन्वर्जन कराते थे। तो कुछ ऐसे भी यहाँ पे आप देखो कि ऐसे भी कंपनीज़ है, ऐसे भी एनजीओ है बाहर के देश में, जो कि हमारे देश के एनजीओ को जो है पैसा दे के ये लोग देते हैं कि आप अपने देश में, अपने सोसाइटी में ये काम कराएं। कन्वर्जन कराने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। तो सरकार इनको बैन कर दे कि इनसे जो है हमारे देश में किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल आइडियोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज़ करे जिससे कि वो अपनी खुद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इम्पोज कर सके। कुछ जो एनजीओ है वो भी आप देखो कि वो मिसयूज़ कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो फोर्ड फाउंडेशन है, जो कि फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग है, जो कि इसको प्रायर अप्रूवल कैटेगरी के तहत इसको रखा गया था 2015 में, कि कुछ जो ऐसे यहाँ पे आपको एनजीओज़ वगैरह देखने को मिलेंगे या फिर कुछ ऐसे यहाँ पे फंडिंग कंपनीज़ है जो कि मिसयूज़ कर रहे हैं, वो जो पैसा यहाँ पे भेज रहे हैं हमारे देश में उससे मिसयूज़ हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पे प्रायर अप्रूवल कैटेगरी में रखा जा रहा है। सॉवरेनिटी और फ्रेंडली फॉरेन रिलेशन की अगर बात करें तो FCRA जो है ये फॉरेन इन्फ्लुएंस जो देखने को मिलेगा गवर्नमेंट डिसीजन के ऊपर, तो इसको अवॉइड करने में हेल्प करता है। और इसकी जो रिलेशन है, यानी कि हमारी जो रिलेशन है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो ना बिगड़े और वो बेटर तरीके से रहे, इसके लिए यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन रखा गया है वो हमारे सॉवरेनिटी और फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस को काफ़ी हद तक मेनटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि जो फॉरेन फंडेड NGO है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुंडनकुलर जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है और रशिया के बीच, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि बाहर से जो यहाँ पे फॉरेन NGOs वगैरह हैं तो वो यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं, कुंडनकुलर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है वो वहाँ के लोकल पीपल के लिए काफ़ी खतरनाक है, इससे जो है इन्वायरमेंट के लिए भी बेटर नहीं है और ये पीपल्स के लिए भी बेटर नहीं है। तो ये भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमारे NGOs में निकल कर आएगा। रेगुलेशन और नेसेसरी कंप्लाइंसेस अगर हम लोग FCRA के तहत देखें तो इससे क्या होगा ना कि NGOs को काफ़ी हेल्प मिल पाएगा कि वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बन सके अपने फंक्शंस में, यानी कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए और जवाबदेही भी होनी चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं तो वो दिखना भी चाहिए। साथ ही आइडेंटिफाई करना है जो फिनेंशियल इरेगुलेटरीज़ है हमारे फॉरेन फंडेड NGOs में, और इंश्योर करना है कि बेटर तरीके से जो भी फंड दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन जो है वो सही जगह पे सही तरीके से हो, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि आज के डेट में क्या हमेशा आप देखते होंगे कि FCRA जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो न्यूज़ में रहने के पीछे क्या है, ये इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों है? तो लास्ट फ्यू ईयर्स में आप देख सकते हो क्योंकि फिनेंशियल इरेगुलेटरीज़ है या फिर और भी कुछ ऐसे रीज़न है कि नंबर ऑफ़ NGO रजिस्ट्रेशंस जो है ना, या तो वो कैंसिल्ड हो जाते हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए NGO जाते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है, या फिर वो रिन्यू नहीं हो पाता है। इट मीन्स कि पहले वो चल रहा था लेकिन जब वो हर साल रिन्यू कराने जाते हैं तो किसी न किसी रीज़न के कारण जो है उनका रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें जो है भारी मात्रा में देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली ये दो रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा स्टेप लिया जा रहा है कि इसके रूल्स रेगुलेशंस को टाइट किया जा रहा है। अब देखिए क्या है कि इसमें बहुत सारे ग्लोबल जो NGOs हैं ना, जो कि बहुत तरीके का कंसर्न यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि NGOs को टारगेट करना, क्योंकि आप देखो कि जो कुछ NGOs है जैसे कि जो पॉलिटिकल या फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि FCRA का जो पैसा है उसका मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण आप देखो कि उनकी लाइसेंस रिजेक्ट हो रही है, NGO की फंक्शनिंग को हर्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। देखिए जितना भी पैसा आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई NGO जो है वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, वुमेन के लिए हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, महिलाओं को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उनके लिए अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो 50% तक वो खर्च कर सकते हैं। बहुत ही खर्च होता है अगर वुमेन की यहाँ पे न्यूट्रिशंस पे ध्यान दें, क्योंकि वुमेन को आपको पता है कि एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, ब्लड की कमी होती है, और इसके अलावा भी देख सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो उसमें 20% ही सिर्फ खर्च करना है, तो बाकी का 80% क्या। साथ ही जो कंप्लायंस बर्डन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। साथ ही आप देखो कि नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, थर्ड कंसर्न है कि राइट टू इक्वालिटी और जो राइट टू प्रिवेसी और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ये वॉयलेट हो रहे हैं।
साथ ही इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है उनकी लिमिटेशन को लेकर आधार सबमिशन जो है वो मैंडेटरी है, तो ये अभी मैंडेटरी कर दिया गया हर एक ऑफिस बियरर को। और जो ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है यहाँ पे फंड का, तो वो भी यहाँ पे रोक दिया गया कि ट्रांसफ़र नहीं होगा। नो ट्रांसफ़र ऑफ फंड टू अदर एनजीओज़, क्योंकि आप देखो एक एनजीओ को जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ए एनजीओ को अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो ये अपने मनी को बी एनजीओ में ट्रांसफ़र कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है अब। साथ ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, इंडिया के इथॉस के अगेंस्ट है, जिससे कि आप देखो मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो यहाँ पे है विद वाइटल रोल ऑफ एनजीओज़, जिससे कि अवेयरनेस वगैरह उनके बीच में क्रिएट होगा और उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्शन भी मिल पाएगा। तो ये सब कंसर्न है। कंसर्न कहने का मतलब है कि कुछ एनजीओज़ को टारगेट किया जा रहा है, कुछ एनजीओज़ के फंक्शनिंग को हर्ट किया जा रहा है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रिवेसी, ये सब वायलेट हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड इथॉस ऑफ इंडियाज़ के अगेंस्ट है। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एफसीआरए, कि वो यहाँ पे अगर फॉरेन डोनेशन रिसीव करते हैं तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है किसी भी एनजीओ का, और पार्लियामेंट इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये मोरल ऑब्लिगेशन है किसी एनजीओ का कि वो रेगुलेशंस को यहाँ पे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं उसको फॉलो करना होगा अकाउंटेबिलिटी के लिए। बट ये सारे जो रेगुलेशंस है ना, ये हमेशा आपका जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ही यूज़ होगा, और इंडिविजुअल के राइट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एफसीआरए में जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस आई है वो यहाँ पे होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्टिव है, फुली ट्रांसपेरेंट यहाँ पे प्रोसेस है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो इसमें लूप होल्स कम होंगे, रिजनेबल अपॉर्चुनिटी हो फॉर इंडिविजुअल और एनजीओ के लिए जिनको सुना जाए, डिसेंट्रलाइजेशंस होनी चाहिए और डेलीगेशंस होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, लोकल गवर्नमेंट की हो, और जो भी यहाँ पे सेकंड एआरसी कमीशंस के द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे वे फॉरवर्ड है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप लोग भी यहाँ पे जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या वे फॉरवर्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो कि जो इम्पैक्ट क्या होता है किसी स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस रेजिम का। तो सबसे पहले कि एफसीआरए के जो रजिस्टर्ड एनजीओज़ है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस जो यहाँ पे टाइट किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे जो एफसीआरए की जो रजिस्टर्ड एनजीओ है वो कम हो जाएंगे। आप देखो कहाँ 2011 में 40,000 था, अब क्या है कि 2022 में 10 साल के बाद ये आपका जो है घट के लेस देन 50% हो चुका है, 16,000। मोर कैंसिलेशन है, यानी कि आप देखो 1811 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है कैंसिल हो चुका है 2019 से 21 के बीच में। मोर रिन्यूएबल रिजेक्शन है, यानी कि अगर रिन्यूएबल किया जा रहा है फिर से तो वो भी रिजेक्ट हो रहा है। 783 रिन्यूएबल एप्लीकेशंस जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर ज़्यादा कंप्लायंस रेजिम स्ट्रॉन्गर होते जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। फाइन। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी, जिससे आई होप कि, क्योंकि ये आपका यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का भी सिलेबस है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग एफसीआरए के बारे में हर एक चीज़ समझ रहे हो, जैसे एनजीओ कैसे वर्क करते हैं, एनजीओ भी आपका सिलेबस में रिटर्न है। फाइन। तो अगर ये आपको पता होगा कि एनजीओ को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन होती है, एनजीओ में फॉरेन फंड्स आते हैं तो उसका क्या रूल्स रेगुलेशंस है, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक टॉपिक को समझते हो तो आपका बहुत सारा टॉपिक इसी के तहत कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग अभी एफसीआरए को इसलिए यहाँ पे रीड कर रहे हैं क्योंकि अब इसके लिए फिर से अमेंडमेंट रूल्स लाया गया है 2022 का। इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे एफसीआरए निकल कर आए, ये चीज़ें हम लोग देखें। 1969 से इसका 2011 तक का जर्नी देख रहे हैं। साथ ही अभी एफसीआरए का क्या पर्पस है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। एफसीआरए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडियन सोसाइटी और कल्चर है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए, सॉवरेनिटी एंड फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए भी। कंसर्न क्या है एफसीआरए का, तो यहाँ पे कंसर्न है जो कि हमने देख लिया और एक बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड हमने देखा। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि एक कानून है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसकी क्या क्या यहाँ पे प्रोविज़न है। सबसे पहले देखो, रिसेंटली 4 स्टेट, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी और आसाम है, उन्होंने अपने टेनेंसी लॉ को रिवाइज़ किया है, ठीक है, और वो रिवाइज़ करके मॉडल टेनेंसी एक्ट जो 2021 का है उसके तहत वो लेकर आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है जिनके द्वारा ये कानून अप्रूव किया गया। साथ ही 2021 में अगर देखें तो जम्मू एंड कश्मीर है जो कि फर्स्ट ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनके द्वारा ये मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट किया गया। और हाउसिंग, जैसे कि आपको पता है, स्टेट लिस्ट में है 7th शेड्यूल के तहत, तो मॉडल एक्ट जो है ये ओनली सजेस्टिव फ्रेमवर्क है, यानी कि स्टेट को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने तरफ से जो है, आपको लगता है कि आपके शहर में, स्टेट में, राज्य में किस तरीके की यहाँ पे टेनेंसी एक्ट होनी चाहिए, कानून होनी चाहिए, उस तरीके का कानून आप बना सकते हैं, ठीक है।
साथ ही अगर देखें तो एग्जिस्टिंग जो टेनेंसी प्रोविज़न थी जो कि 70 साल पुरानी थी, उसको यहाँ पे 2021 का जो कानून है वो रिप्लेस कर दिया। अगर हम लोग सेंसस 2011 के तहत देखें तो ये कहा जा रहा है कि 1.1 करोड़ हाउसेस जो है ये अभी भी खाली है हमारे देश में, और ये सारे हाउसेस को जो है रेंट पे लगाने की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पे हमारी सरकार की जो विज़न है हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक इंसान के पास घर होने चाहिए, पक्का हाउस का जो वादा किया गया था कि 2022 तक यहाँ पे पूरा हो, वो यहाँ पे कानून जो हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट है उसके बेसिस पे हो सकता है। तो इतने सारे घर जो खाली है तो उनको रेंट पे लगाया जा सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे बातें की जा रही है। अब देख लेते हैं कि 2021 का कानून क्या बोलता है, किसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर की जाएगी, यानी कि लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशनल यूज़ बट नॉट फॉर इंडिविजुअल यूज़। ये सारे घर जो खाली है इसमें क्या होगा कि कोई रेसिडेंशियल रहने के लिए यूज़ होगा, कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ होगा कि मान लीजिए कोई शॉप वगैरह ओपन हो जाए, या फिर एजुकेशनल यूज़ हो, कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह ओपन हो जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। साथ ही टेनेंसी एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे सारे प्रेमिसेस है, जैसे रेसिडेंशियल और कमर्शियल है, तो ये रेंट किया जाएगा ओनली आफ्टर रिटन एग्रीमेंट। एक लिखित में यहाँ पे एग्रीमेंट होगा और म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स को यहाँ पे अगर दोनों मानेंगे पार्टी, तभी यहाँ पे आपका जो है ये टेनेंसी एग्रीमेंट पूरा होगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो भी रेंट अथॉरिटीज़ है उनको 2 महीने के तहत ही यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। टेनेंसी पीरियड के बारे में बात करें तो टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को, यानी कि जो यहाँ पे रेंट में रहने वाले आ रहे हैं, वो अपने लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को जो है रिन्यूएबल या एक्सटेंशन के लिए कह सकते हैं। अगर टेनेंट अपने वैकेंट प्रीमिसेस के लिए फेल हो गया एट द एंड ऑफ टेनेंसी, या फिर उनकी जो टेनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी बाय एन ऑर्डर, तो वो यहाँ पे क्या है कि ट्वाइस द मंथ रेट उनको फर्स्ट 2 मंथ्स में उनको पे करना होगा। यानी कि फर्स्ट 2 मंथ्स में मान लीजिए कि जो किराएदार आते हैं उनकी यहाँ पे रहने का टाइम ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया ऑर्डर के थ्रू, तो क्या करना होगा कि 2 महीने तक उनको जो है यहाँ पे मंथली रेंट ट्वाइस देना होगा और 4 टाइम्स मंथली रेंट देना होगा जब तक वो यहाँ पे वो प्रीमिसेस को ऑक्यूपाई करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो आप देखो कहीं पे भी आप रेंट में रहने जाओगे ना, तो पहले मकान मालिक बोलेगा कि आप 10,000 यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट रख दो, क्योंकि अगर आप कल को छोड़ के चले जाते हो, 1 महीने के विदिन आप चले जाते हो, तो फिर यहाँ पे पेनल्टी लगेगा। तो ऐसा है, तो मैक्सिमम आप देखो 2 मंथ का रेंट जो है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए रखना है। जैसे अगर एक जगह का रेंट 5K है तो 2 महीने का यानी कि 10K यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड रखेंगे, और मिनिमम जो है 6 मंथ्स का रेंट जो है वो नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो है वो सेट किया जाएगा स्टेट का, जो कि देखिए जो भी किराएदार आ रहे हैं तो उनके लिए अपने लैंग्वेज में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब लेटिंग क्या है कि ये सिर्फ डन किया जाएगा प्रायर कंसेंट, जो यहाँ पे मकान मालिक है उनके कंसेंट से ही इसको किया जाएगा। कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है टेनेंट के द्वारा, और यहाँ पे बिना किसी रिटन कंसेंट, यानी कि जो मकान मालिक है जब तक वो लिख के नहीं देंगे तब तक यहाँ पे किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखो 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम है। अगर किसी भी यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है लैंडलॉर्ड के द्वारा जितने भी रेंटर रहते हैं, तो अगर रेंटर को किसी भी तरीके से परेशानी है तो यहाँ पे क्या करना है, रिड्रेसल प्रोसेस है कि पहले यहाँ पे आप देखो कि रेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इट मीन्स कि ट्रिब्यूनल कहने का मतलब है कि जहाँ पे जजेस बैठते हैं, सिटिंग ऑफ जजेस, यानी कि कोर्ट के बाहर बैठते हैं, और कोर्ट के बाहर इसलिए ट्रिब्यूनल बनाई जाती है क्योंकि ये फास्ट तरीके से काम करता है। आप देखते हो कि हमारे देश में सारे अगर कोर्ट्स को मिला लो आप, हायर टू लोअर कोर्ट्स, तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। इसलिए हर एक टॉपिक के ऊपर आप देखो कि ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं जिसमें कि छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे मुद्दे को यहाँ पे सुलझाया जा सके। उसके बाद रेंट कोर्ट बनाया गया है, तो कोर्ट में जा सकते हैं, और रेंट अथॉरिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉडल एक्ट जो है वो यहाँ पे 3 टियर क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट एडजुडिकेशन मैकेनिज्म रखा है, और इसमें क्या है कि डिस्पोजल करना है कंप्लेन का। अगर ये रेंट कोर्ट में जाता है, रेंट ट्रिब्यूनल में जाता है, तो 60 दिन के अंदर जो है इसको कोई भी डिस्प्यूट को ख़त्म कर देना है। रेंट अथॉरिटीज़ और जो रेंट कोर्ट है ना, ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे साथ में अप्रूव करेंगे। स्टेट को यहाँ पे क्या है कि रेंट जो ट्रिब्यूनल है उसको इस्टेब्लिश करना है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर यहाँ पे रेंट को जो ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के साथ कंसल्ट कर ले। साथ ही नो सिविल कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शंस ओवर मैटर पर्टेनिंग टू प्रोविजंस इन द यहाँ पे अंडर मॉडल एक्ट, यानी कि कोई भी सिविल कोर्ट को यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो यहाँ पे हियर कर सके कोई भी केस इससे रिलेटेड। एविक्शन की बात करें तो अगर कोई यहाँ पे टेनेंट भागना चाहे तो लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट अथॉरिटी मस्ट अप्लाई कर सकते हैं,
और कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि अगर वो पे नहीं करे, यानी कि जितना उनका भाड़ा हुआ है रेंट में रहे, अगर वो यहाँ पे पे नहीं करे, या फिर फेलियर है कि वो पे नहीं कर पा रहे 2 महीने से ज़्यादा, या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट है, यानी कि जहाँ पे रह रहे हैं उसके आधे जगह को वो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिए हैं, मिसयूज़ है प्रेमिसेस का, और ये यहाँ पे एक रिटन नोटिस के डिस्पाइट भी यहाँ पे आप देखो कि रिटन एग्रीमेंट हो गया है रेंटर और लैंडलॉर्ड के बीच में, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि ये सारे प्रोविजंस है मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत। लेकिन मॉडल टेनेंसी एक्ट में आप देखो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ है कि स्पेसिफिक डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी गई हैं। बहुत सारे आप देखो कि माइनर डिटेल्स है रेंटल एग्रीमेंट का, जैसे लैंडलॉर्ड जो है वो यहाँ पे वाइट वॉशिंग वगैरह वॉल और पूल का वो यहाँ डोर का वो यहाँ पे करें। टेनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रेन क्लीनिंग के लिए, गीज़र रिपेयर वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि स्पेसिफिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। नो सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा बॉडी नहीं बनाया गया है जो कि यहाँ पे जितने भी रेंटर और लैंडलॉर्ड है उनको यहाँ पे कानूनी तौर पे चले। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो जो अपॉइंटमेंट है और यहाँ पे ओवरसाइट है रेंट अथॉरिटी, कोर्ट और ट्रिब्यूनल का, ये डीएम के ऊपर छोड़ रखा है कि आप देख लो भाई कि किसको यहाँ पे बैठाना है, क्या करना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ अगर देखें तो इक्वल एक्सेस की कमी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ही है, यानी कि ऑनलाइन जो यूज़ करेंगे लोग तो उसमें क्या है कि उनको अपने लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा, कोई इंग्लिश में नहीं आएगा, जिससे कि रेंटर को प्रॉब्लम ना हो। रेंटल डिस्क्रिमिनेशन भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए रेंटल डिस्क्रिमिनेशन से, तो कॉमनली यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे बैचलर हो गए, अनमैरिड कपल है, नॉन वेजिटेरियन है, दलित है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, ट्रांसजेंडर पर्सन है और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ है, तो इनके बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मतभेद होता है। साथ ही नॉन बाइंडिंग नेचर भी है कि लैंड और अर्बन डेवलपमेंट जो है आज की भी डेट में स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है। सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि 7th शेड्यूल तो आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि बाइंडिंग नहीं है कि यहाँ पे जो स्टेट है एज लैंड और अर्बन डेवलपमेंट, ये अभी स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमें बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है। गवर्नमेंट को एक ऐसा फॉर्मुलेट करना है तरीका जिससे कि सोशल वेलफेयर जो है टेनेंट्स का हो सके और हमारे लैंडलॉर्ड का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बरकरार हो। देखिए कोई भी भाड़ेदार किराया भाड़े में क्यों लगाता है, जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो रेंटर्स क्यों देते हैं, क्योंकि उनका अपना गुजारा हो जाए, है कि नहीं, पैसे कमाने का। लेकिन रेंटर्स क्या करते हैं कि वो रह लेते हैं और भाग जाते हैं और बहुत सालों तक जो है आप देखोगे कि लैंडलॉर्ड को परेशान करते हैं, वो रेंट नहीं देते। तो उनके लिए यहाँ पे इस तरीके के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। आप देखो कि लोग जो है आपस में मिलकर अगर मेडिएशन कर लेते हैं तो बेटर है। इंश्योर करना है क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो। जब यहाँ पे आपको सुनवाई करनी है और यहाँ पे आपको फैसला देना है तो इक्वल तरीके से होना चाहिए। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो फिलॉसफी है उसको भी यहाँ पे लेकर चलना चाहिए। लैंड और जो हाउसिंग का यहाँ पे प्रोविज़न देखें तो ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर तो है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करने की ज़रूरत है। और सारे स्टेक होल्डर्स जैसे कि टेनेंट्स हो गए, ओनर हो गए, स्टेट को हो गए, एक साथ आकर ही यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, मसला है, वो दूर हो सके। अब अदर इनिशिएटिव देखते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यहाँ पे सरकार और क्या क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है। तो यहाँ पे क्या है कि अर्बन हाउसिंग की जो शॉर्टेज हो रही है बहुत सारे लोगों को जो लो इनकम ग्रुप के हैं, तो उनको यहाँ पे घर प्रोवाइड करना है। साथ ही अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये भी आपका इनिशिएट किया गया है फॉर अर्बन माइग्रेंट। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि गांव से उठकर शहर आ जाते हैं और वो इस फिराक में आते हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा जॉब मिले या फिर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो सके। तो इससे क्या है कि जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का वो यहाँ पे फुलफिल होगा। साथ ही ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है इंडिया GHTC इंडिया, तो ये इनिशिएट लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कि वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करे और मेन स्ट्रीम में रखे। जो इनोवेटिव यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे मेन स्ट्रीम में रखे, ठीक है, जिससे कि हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है वो बेटर हो सके। फाइन। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट का। सबसे पहला है क्या है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रही है रेंटल हाउसिंग में। तो ये इससे क्या होगा कि एक बूस्ट हो पाएगा, यानी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से इस जगह भी आ पाएंगे और जो यहाँ पे हाउस की शॉर्टेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो भी कहीं पर ओवरकम हो पाएगा। जो रेंटल हाउसिंग है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करनी है बाय प्रोग्रेसिव ब्रिंगिंग और प्रमोट करना है इन्वेस्टमेंट वगैरह। साथ ही एक वाइब्रेंट सस्टेनेबल और इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट जो है वो क्रिएट करना है सारे इनकम ग्रुप के लिए। और जो राइट्स है टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड का उसको बैलेंस करके चलना है, वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में।
फाइन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आई होप कि ये कानून आपको समझ में आया होगा। अभी क्यों हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं और इसकी हर एक प्रोविज़न के किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है, टेनेंसी पीरियड क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता ही है। अगर आप लोग कहीं पे भी कभी भी रेंट में रहे हो तो आप इस कानून को बेटर तरीके से समझ पाओगे कि इसमें क्या कमी है, क्या खामियाँ हैं, क्या बेटर पॉइंट है और ये कानून क्यों लाया गया। फाइन। साथ ही इसमें इश्यूज़ क्या क्या है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, सरकार का क्या एम है कि सबको घर मिलना है, हाउसिंग फॉर ऑल है। तो ये सिर्फ मॉडल टेनेंसी एक्ट के थ्रू होगा या फिर और भी कोई यहाँ पे ज़रिया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप एक लाइक कर सकते हो। इसी के साथ आप लोग डेली बेसिस पे विजन आइज के करंट अफेयर्स मैगजीन्स को डील करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। और अगर आप लोग को मेंस आंसर राइटिंग भी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए थैंक यू।